हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स। आज हम जो है क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी क्योंकि हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। क्विक आपको पूरा चैप्टर याद करवा देंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ओवरव्यू है, हम पहले इसमें डेफिनेशन देखने वाले क्रॉप्स का, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो करेंगे हम, क्रॉप प्रोडक्शन की बात है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तो बात होगी, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कैसे यूज होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। ये पॉइंट्स आएंगे। इसके बाद हमारे जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे और मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर जो यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही जरूरी है। एग्जाम टाइम पे एक एक मिनट मायने रखता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रॉप से। तो डेफिनेशन ऑफ क्रॉप होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा सामने। तो अ क्रॉप इज फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन इन कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन वन लोकेशन। तो कहने का मतलब है कि क्रॉप होता क्या है। अगर हम घर में एक गमले में एक फूल लगाते हैं या एक गेहूं का बीज लगाते हैं और वहां एक गेहूं उगाते हैं तो वो क्रॉप नहीं कहलाएगा। क्रॉप वही कहेगा सेम स्पीसीज, मतलब बोल सकते हैं आपने गेहूं का एक पूरा खेत भर के गेहूं ही उगाया है तो आप उसको क्रॉप कहेंगे। आपने पूरा खेत भरकर बाजरा उगाया है तो वो क्रॉप कहलाएगा। आप एक बाजरा एक गेहूं या कुछ लगाते हैं तो वो क्रॉप में काउंट नहीं होता है। डेफिनेशन को फिर से ध्यान से देखिए, ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रॉप्स जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया खरीफ क्रॉप, एक हो गया रबी क्रॉप। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो टॉप पे रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप के बारे में बात करेंगे। रबी क्रॉप ग्रोन इन द विंटर, हार्वेस्ट इन स्प्रिंग, एग्जाम्पल वीट, बार्ली एक्सेट्रा। तो रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप उस टाइप के क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर में लगाए जाते हैं और स्प्रिंग के सीजन आते आते इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो ऐसे कौन से फसल है, एग्जाम्पल के आप जान सकते हो वीट एंड बार्ली। अगर आप कभी गांव गए होंगे, ठंडी के मौसम में गांव गए होंगे, तो जो आपको खेतों में दिखता है वो धान नहीं होता, वो गेहूं होता है, वीट होता है। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। आप बार्ली तो हमारे साइड नहीं ग्रो होता है, वीट होता है, तो वीट मैंने देखा है। तो सेम वे में आप समझ चुके हैं। तो हमारा रबी क्रॉप हो गया। खरीफ क्रॉप क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। खरीफ क्रॉप हो गया ग्रोन इन मॉनसून, हार्वेस्ट इन समर। तो मॉनसून के मौसम में ग्रोन किया जाता है, मतलब उगाया जाता है। तो आप जानते हैं धान को चाहिए पानी। पानी कहां से आएगा? मॉनसून के सीजन में आएगा। अपने घर से आप कितना ही पानी डाल दोगे। तो मॉनसून के सीजन में आपको धान लगाया जाता है जब पानी बहुत आता है। तो क्योंकि धान को लॉट्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सम टाइम ज्यादा बारिश हो जाने पे हमारा फसल भी खराब हो जाता है, तो एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे हमारा धान की खेती होती है। तो धान की खेती हो गई, मेज हो गया, ये सारी चीज जो है हमारे मानसून में लगाए जाते हैं और समर सीजन तक हमारा फसल तैयार हो जाता है और उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अगर हमको खेती करना है, हमें क्रॉप्स उगाने हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे को सॉइल पे ध्यान देना होगा ना। मट्टी में उगा हो तो मट्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल टू द इनहेंस एरेशन एंड द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है? तो कहने का मतलब आपको मट्टी को क्या करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा गांव में या आप जहां भी रहते हैं कभी भी देखा होगा, तो ट्रैक्टर क्या करता है, खेत की जुताई करता है, उसके पीछे हल लगा होता है। तो उससे क्या होता है, वो खेत की मट्टी को बोल सकते हो सीधी सी बात में जैसे उखाड़ा जाता है, निकाला जाता है, उल्टा पलटा किया जाता है, जिससे क्या होता है, एरेशन होता है। एरेशन मतलब उसके अंदर हवा, ऑक्सीजन और जो भी हमारे जो गैसेस है, रिक्वायरमेंट है, वो घुल मिल जाता है, उसके अंदर चला जाता है। इसके अलावा हो गए जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर के फसल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब हम मट्टी की जुताई करते हैं, मट्टी को ऊपर नीचे उल्टा पलटा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और जो ऊपर से न्यूट्रिएंट खत्म हो गए उनको टाइम मिलता है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को जमा करने का। तो इसके लिए हमें ये करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये यूज कैसे किया है। तो मैंने जैसे बताया कि हल हो गया एक, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ टूल्स हो गए, उसके नाम दिए गए हैं आपके बुक के अंदर। प्लग्स हो गए, एरोज हो गए एंड कल्टीवेटर्स हो गए। प्लग्स क्या हो गए, आप देखे होंगे, वो मैं पिक्चर डाल देता हूँ, वो पिक्चर से समझ पाएंगे। तो ये हो गए आपके प्लग्स हो गए। इसके अलावा जो है हैरोज ये हो गए, कल्टीवेटर्स ये हो गए। तो ये जो है आपके कुछ इक्विपमेंट्स टूल्स है, जिससे जो है आप क्या कर सकते हैं, सॉइल को अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शोइंग। अब मट्टी आपकी तैयार होगी, तो भैया आप फसल उगाएंगे, तो फसल उगाने के लिए चाहिए बीज। तो बीज की बात करें, सोइंग, तो प्लांटिंग सीड्स एट द राइट डेप्थ एंड द डिस्टेंस फॉर
ऑप्टिमल ग्रोथ। कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि करेक्ट फॉर्म में, कहने का मतलब अब देखिए, आपको अगर मैं एक थाली खाना खाते हो आप, तो मैं आपको 4 दे दूं तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। अगर आपका पेट एक थाली खाने से भरता है, मैं आपको सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे दूं और जो भी है खाते हो सब्जी दे दूं, तो क्या पेट भरेगा? नहीं। तो आपको एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। सेम वे में अगर हम फसल लगाते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए आपके सीड्स, और जो अमाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि आपने एक जगह पे ही बहुत सारे सीड्स डाल दिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे सीड्स को चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण आपके क्रॉप बर्बाद हो सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर अमाउंट में आपके सीड्स डालने चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे सीड ड्रिल्स आर ऑफन यूज्ड फॉर एफिशिएंट सोइंग। तो कुछ सीड ड्रिल्स जो होते हैं, आपके जो सीड ड्रिल्स मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन्स भी नहीं इक्विपमेंट्स हो गए, जिनका यूज किया जाता है मेनली सीड्स को हम शो जो करते हैं मट्टी में डालते हैं, उसमें यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, इनमें छोटा सा छेद होता है, और जिससे क्या है एप्रोप्रिएट अमाउंट में आपके जो है जो बीज हैं, ना ही ज्यादा ना ही कम, और प्रॉपर डिस्टेंस में आप उसको लगा सकते हैं। तो मतलब आपका काम आसान कर देती है, एक तरीके का टेक्नोलॉजी है। आगे बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। मेनली हमारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर के 2 पॉइंट्स हमने देख लिए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की इसकी, तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या फर्क है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो मैन्योर क्या होता है, नेचुरली होता है, फर्टिलाइजर्स केमिकल बेस्ड होते हैं। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं हम अपने वीडियो के अंदर। मैन्योर हो गए नेचुरली मटेरियल्स दैट इनरिच सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स एंड इंप्रूव स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात भाषा में अगर मैं बोलूं, खाद है, खाद का काम है कि सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी उसको फुलफिल करना। तो मैन्योर जो है नेचुरली ये चीज करता है, जैसे कि आप देखोगे गांव में गोबर, गाय का गोबर हो गया, या आपके फल सब्जी जो भी चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजों की बात करें, फल सब्जी जो भी है, ये नहीं कि प्लास्टिक हो गया या ये सारी चीजें, तो इसके जो वेस्ट हैं, इन सबको क्या किया जाता है, एक जगह पे जमा किया जाता है, रखा जाता है। ये क्या होता है, धीरे धीरे सड़ता है, सड़ने के बाद क्या होता है, ये मैन्योर बन जाता है, नेचुरल खाद। आप इसके बारे में साइंस में आगे पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि कैसे खाद प्रिपेयर होता है। इसी तरीके से पूरा जो बोल सकते हो, आपने जो खाया है और एक दिन वो न्यूट्रिएंट्स जहां से आया है वो वहां चला जाएगा। मतलब हमारे डेड बॉडी में हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो जब हम मरते हैं तो हमारी डेड बॉडी जो है उधर चली जाती है, कहने वाला। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर जैसे मैंने बताया केमिकल, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये केमिकल बेस्ड होते हैं, और इसमें आपको जो बेसिक नीड्स होते हैं सॉइल के, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, तो ये प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आप पूछोगे कि कौन सा बेस्ट है, तो देखा जाए तो भैया सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर्स करता है, क्योंकि मैन्योर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि आप फर्टिलाइजर्स ही यूज करें, आप जो है मैन्योर यूज करें, और जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है सिर्फ उसको ही डालें, क्योंकि केमिकल बेस्ड डालने से सॉइल खराब होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम, इरिगेशन। अब भैया आपने लगा लिया बीज, उसमें डाल दी खाद, जो भी आपको डालना है, फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर आपको देखेंगे तो अगर आप गांव में रहते हो तो फ्री में हो जाता है, और फर्टिलाइजर्स के पैसे लगते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इरिगेशन में क्या है, सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स थ्रू मेथड्स लाइक सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आप जानते हो कि भैया अब फसल लगाए हो तो उसको पानी तो चाहिए, तो पानी कैसे प्रोवाइड करोगे? तो पानी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो आपके बुक में जो दिया गया है सरफेस इरिगेशन, मतलब आप डायरेक्टली पानी डाल दिए। उसके बाद हो गया ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या हो गया, मतलब एक पाइप होता है, आप देखिए फोटो में डाल दूंगा इन सबका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, ड्रिप इरिगेशन क्या है। ड्रिप इरिगेशन में आप रूट्स के पास जो है पाइप बिछाते हैं पतले पतले, उनमें छेद होते हैं छोटे से, तो उसमें से ड्रॉप 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 पानी जाता है डायरेक्ट रूट पे, तो एक्सेस वाटर का जो है वेस्टेज नहीं होता, और जितना चाहिए प्लांट्स ले लेते हैं। वो हो गया ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद स्प्रिंकलर आपने देखा होगा कि आपने कई वीडियोस मूवीज किसी में देखोगे, पानी ऐसे आता है और बहुत तेज चमक उड़ता है, तो मैं कोशिश करूंगा उसका ही फोटो डाल दूं जिससे आप समझ पाए। तो ये कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसमें दूर तक और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं स्प्रिंकलर में, और मॉइस्चर बनाए रखते हैं। इसका यूज किया जाता है इरिगेशन में, मतलब पानी देने में प्लांट्स को। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर एंड प्रोमोटिंग हेल्दी प्लांट्स ग्रोथ। तो प्लांट्स को पानी चाहिए भैया, तो इससे क्या हो गया, उनके प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है। इसके अलावा जो है मॉइस्चर बनाए रखता है प्लांट्स के आसपास, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है हार्वेस्टिंग। क्या सही बात बोल रहा हूं ना? नहीं, वीडिंग हो गया। तो वीडिंग की बात करें तो वीडिंग में क्या आ जाता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स।
तो वीडिंग क्या, वीडिसाइड्स का हम यूज करते हैं वीड्स को हटाने में। तो वीड्स अनवांटेड प्लांट हो गए, जो आपने देखा होगा कई बार मल्टीपल आपके क्रॉप्स के पास, पेड़ों के पास आप कुछ लगाए हो, उसके साथ घास फूस निकला था, आप घर में गमले में भी लगाते हो तो उसके आसपास भी कभी आ ही जाता होगा। तो अनवांटेड, जो आपको नहीं चाहिए, आपने लगाया नहीं, वो आ गया बिन बुलाए मेहमान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको हटाते। क्यों हटाने का पीछे कारण है कि वो आपके प्लांट के बदले के न्यूट्रिएंट्स लेगा। मतलब आपके घर पे अगर कोई आएगा तो आपके हिस्से का भी तो खाना खाएगा ना, कहने का मतलब आपके घर का खाना तो खाएगा ही। तो आप नहीं देना चाहते, आप सिर्फ अपने खाना खाना चाहते हैं, तो सेम मेथड में जो आपने जो प्लांट्स लगाए आप उनको ही देना चाहते हैं। इसके लिए आप वीडिसाइड्स का यूज करते हैं मेनली। हम डेफिनेशन पढ़ देते पहले। रिमूवल अनवांटेड प्लांट दैट compete with क्रॉप्स फॉर रिसोर्सेज। तो सिंपल भाषा में कि रिसोर्सेज मतलब उनको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसके लिए वो आपके क्रॉप्स के पास रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। इससे आपके क्रॉप का डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। आगे बात करते हैं तो इनको हटाया गया। मेथड्स इंक्लूड्स मैनुअल रिमूविंग, टिलिंग एंड यूज ऑफ वीडिसाइड्स। तो अगर बहुत कम है तो आप मैनुअली हाथ से एक आध दो निकाल सकते हो। इसके अलावा उसकी कटाई वटाई भी कर सकते हो। और आ जाता है मेन पॉइंट, बहुत ज्यादा मेनली हम फसल की बात कर रहे हैं खेतों में। तो खेतों में हम क्या है, वीडिसाइड्स का यूज करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल जो क्या करता है, आप उसको छिड़काव करते हैं। उसको छिड़काव करने से वो क्या करता है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स है सिर्फ उनको ही किल करता है। ऐसा उसके अंदर का जो भी है बात है, ठीक है, सिर्फ उनको ही किल करता है जो अनवांटेड, आपके प्लांट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। अब आपके फसल क्या हो गए भैया, तैयार हो गए। तैयार हो गई तो फसल काटेंगे। तो हम आ जाते हैं हार्वेस्टिंग के ऊपर। हार्वेस्टिंग कैसे होता है इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कटिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड विच कैन बी डन मैनुअली, और मशीन का भी यूज करते हैं। तो हम क्या है, जब क्रॉप्स तैयार हो तो मैनुअली भी कट करते हैं और मशीन का भी यूज करते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा खेत है, आपने दबा के लगाया हो फसल, तो भैया आप मशीन मंगा के कटवा सकते हैं। और छोटा मोटा है, एक आध खेत है, तो आप जो है मैनुअली भी उसको कट करवा सकते हैं, लेबर लगा के कट कर सकते हैं, तो मैनुअली में काउंट हो जाता है। तो आप इस तरीके से जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हार्वेस्ट की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट टू हार्वेस्ट एट द राइट टाइम टू इंश्योर मैक्सिमम यील्ड। आप ना ही ज्यादा लेट करें हार्वेस्ट करने में, ना ही पहले कर दे। इससे क्या है, आपको अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती है फसल की। इसके लिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले, अपने एग्जाम की तरह राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर पढ़ाई कीजिए, समझे। और राइट वीडियोस देखिए, हमारी वीडियोस देखिए और फटाफट अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। चलिए, थैंक्स वीडियो में बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा पॉइंट आ जाता है स्टोरिंग। अब फसल हमने काट लिया, अब अकेला आदमी भाई साहब कितना ही खा लेगा। अगर आपने बहुत सारा ग्रो कर लिया है फसल तो कितना ही खा लेगा, तो हमको उसको स्टोर करना पड़ेगा फ्यूचर नीड के लिए, या फिर आपका बिजनेस है तो भैया आप बेचें तो उसके लिए स्टोर तो करना ही पड़ेगा। तो स्टोरिंग आएगा। तो यहाँ बात करते हैं प्रॉपर स्टोरिंग टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट हार्वेस्ट क्रॉप्स फॉर पेस्ट एंड ये क्या है, स्पॉइलिंग, ठीक है। तो खराब होने से और आपके जो कीड़े मकोड़े ना लग जाए आपके फसल में, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टोरेज बहुत ही अच्छे तरीके से और सूझबूझ के साथ करना होगा। नहीं तो ऐसे ही कुछ रख देंगे, कीड़े आ जाएंगे, कीड़े आपके अनाज को खराब कर देंगे, और समटाइम मॉइस्चर हो गया तो आपका अनाज भी खराब हो जाएगा। तो आपकी पूरी मेहनत और पैसे में पानी फिर जाएगा। तो मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं आपके जो ग्रेन्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो साइलोज हो गया, ग्रेनरीज हो गया, जूट बैग्स हो गया। साइलोज क्या हो गए, बड़े बड़े अनाज के भंडार होते हैं जिसमें आप ह्यूज अमाउंट में अपने ग्रेन्स को रख सकते हैं। उसके अलावा जो है ग्रेनरीज भी वही होगी। ग्रेनरी थोड़ा उससे छोटा होता है कह सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा जो है जूट बैग्स का यूज किया जाता है। मेनली हमने तो ग्रेनरी और जूट बैग देखा, साइलोज तो देखा नहीं है। तो उसमें यूज किया जाता है। आप देखे होंगे आपके गाँव में कहीं जूट बैग में गेहूं धान वान सब डाल के रखा गया होगा, मैंने तो देखा है। तो इन सब का यूज किया जाता है आपके अनाज को प्रोटेक्टेड, और हाँ, मॉइस्चर प्लेस से दूर रखना होता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत जल्दी अनाज को खराब करता है। चलिए हम आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय द मेंटेनिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ क्रॉप्स, इंश्योर सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी थ्रू द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स। तो क्या हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन से क्या फायदा होता है भैया, इसकी बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी, कहने का मतलब फूड सप्लाई चाहिए ना। आप शहर में रहते हैं, आप क्या अनाज उगाते हो, नहीं उगाते, तो आपको फूड सप्लाई प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या है हो गया, मैनेजमेंट हो गया कि आप नहीं उगा रहे हो तब भी आपको अनाज मिल रहा है अपने जीवन जीने के लिए। और सोचिए शहर में इतने लोग रहते हैं, उनको फार्मर्स के ही थ्रू मिलता है। तो फार्मर्स को हमारे मतलब हमको थैंकफुल होना चाहिए उनके प्रति। तो हो गया मेंटेनिंग अ स्टडी सप्लाई ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हेल्थ एंड फर्टिलिटी थ्रू द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस।
और हमारे जो है सॉइल की हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही टाइप का क्रॉप उगाएंगे तो एक क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो बार बार वो न्यूट्रिएंट्स को जो है आपके सॉइल से निकालेगा, जिससे सॉइल के हेल्थ अफेक्ट होगी। इसके लिए हमें रोटेशनल क्रॉप्स लगाने चाहिए, अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स लगाने चाहिए कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स को जमा होने का सॉइल में टाइम मिले। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट हमारा जो इसका था, इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं और हम क्या करते हैं, अपने फसल्स क्रॉप यील्ड मतलब क्रॉप के वैरायटीज और मल्टीपल क्रॉप्स ऐसे उगाते हैं जिससे क्या अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है। इससे क्या होता है, हम अनाज बेच करके हम अपने कंट्री में बोल सकते हो, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है फॉरेन करेंसी, जिससे क्या हो गया, हमारे इकोनॉमिकली हम जो है स्टेबल होते हैं और यहाँ पे स्टेबिलिटी हमें मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं और फार्मर्स को पैसा मिलता है, भैया फार्मर्स कमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन से ऐसे यूज हो रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर बहुत ही मस्त, मजेदार और आसानी से किया जा रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स। तो मॉडर्न टेक्निक्स में से कौन सा हो गया, जो इरिगेशन हम एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स हो गए वो हो गया। इसके अलावा हाई यील्ड हमारे पास वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स है। हाई यील्ड मतलब क्या हो गया, मेनली पहले क्या होता था, मान लो आप एक बीज डाले, एक बीज से आपको 10 बीज बना, लेकिन हाई यील्ड क्रॉप्स क्या होते हैं, उनमें जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने से क्या होगा, एक आपने क्रॉप मतलब एक बीज डाला, जहां एक पे 10 मिलता था आपको एक पे 50 मिलेगा, जिससे क्या हो गया, कम लैंड के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये सबके पेट भर पाएंगे, और आप ज्यादा करेंगे तो बेच के पैसे भी कमा सकते हो। तो इसको बोलते हैं हाई यील्ड वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, जिससे क्या हो गया, बहुत तेजी से जो है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए गए फर्टिलाइजर्स के थ्रू। इसके अलावा जो हो गया एडवांस इरिगेशन, जो हमने बात ही कर लिया है, वो सारी चीजों का यूज किया गया है। अब हम बात करें मल्टीपल क्रॉप्स प्रोग्राम्स की, तो अलाउ फार्मर टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स पर ईयर इंक्रीजिंग इनकम। तो अगर फार्मर एक साल में मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करता है, एक के अलावा और भी क्रॉप्स ग्रो करता है, अलग अलग सीजनल क्रॉप्स ग्रो करता है, इससे क्या होगा, फार्मर्स हर सीजन में जो है उसके पास काम रहेगा और हर सीजन के एंड में उसके पास वो फसल रहेगी जिसको बेच करके वो पैसे अर्न कर सकता है अपने लाइवलीहुड के लिए। इसके अलावा बात करते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन में आप समझ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ मिलता जुलता शब्द है, तो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, पहले नहर डैम्स का वेट करना होता था गांव में, पहले तो डैम्स की बात छोड़ ही देते, नहर होता था, तो नहर से पानी आता था, उसके लिए डैम से पानी छोड़ा जाता था, नहरों में आता था, फिर नहरों से जो है मट्टी काट काट के रास्ता बनाया जाता था जिससे आपके खेतों में जाता था। इसमें बहुत ज्यादा टाइम और वेट करना पड़ता, समटाइम डैम का पानी ज्यादा खुल गया तो आपके खेत भी गए। लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन होने से क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आप बहुत सारे मतलब जो आप समझ रहे हो ना, सबमर्सिबल्स एंड पानी निकालने वाले जो भी पंप्स होते हैं उनको लगाया गया, जिससे क्या हर किसान डायरेक्टली जो है अपने खेत में ही पानी छोड़ रहा, तो ना ही एक्सेस वाटर ना ही वाटर वेस्ट हो रहा है, तो जितनी जरूरत है उतना यूज हो रहा है। हाँ, अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ग्राउंड वाटर भी खाली हो रहा है, पर ठीक है, किसी का फसल खराब होना से बढ़िया है कि भैया हम लिमिटेड वे में हम जो है पानी यूज करके अपने क्रॉप्स को ग्रो करें अच्छे से। तो हमारे